आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, ये है नीति राजनीति। पदवीधर मतदार संघ का चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है और दमखम के साथ सभी पार्टियां इस चुनाव के लिए लड़ रही है। यह है पदवीधर मतदार संघ और इस चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के इंजीनियर राहुल वानखेड़े साहब इस चुनाव में खड़े हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या उनकी नीति है, क्या होता है ये चुनाव, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के विधानसभा के चुनाव होते हैं ये वैसा चुनाव नहीं होता है। तो इसके क्या क्राइटेरिया है, कैसा प्रचार करते हैं और चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, ये सब जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि चुनाव जीतने के लिए वे क्या कर रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में। राहुल वानखेड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपकी बहुत बधाई कि आपने इस चुनाव में लड़ रहे हैं इस चुनाव को। और हमने देखा है कि आप अपने बहुत कम उम्र से ही डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन विचारधारा की इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो आप जब ये स्ट्रगल कर रहे थे और आज जब चुनाव लड़ रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव कितने जीतने की संभावना है, और जो आपने लड़ाई पूरी ज़िंदगी में लड़ी इस विचारधारा के लिए, लोगों के भलाई के लिए, वो कितना काम आ रही है? तो क्या हुआ कि हमने उम्र के 18 साल से जी फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा में काम करना शुरू किया। तो हम सबसे पहले पैंथर में काम करते थे, हम पैंथर हैं। तो इस विचारधारा को हम जब लेके चले तो चलते हुए हमें ये ध्यान में आया कि इस विचारधारा के जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहले इस विचारधारा के लोगों की पदवीधर में संख्या कम थी, मगर एक 15-20 साल के पहले देखिए कि इस विचारधारा के जो लोग थे वो पदवीधर अपने को ढूंढना पड़ता था। अभी इस विचारधारा से संबंधित लोग जिन्होंने शिक्षा को अपनाया और बाबा साहब के जो संदेश है उस संदेश को उन्होंने ग्रहण करते हुए अपने पेट को काट कर बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ाते हुए जो जिस संख्या में ये लोग आज ग्रेजुएट हुए हैं, तो ये संख्या उस वक्त की जो सवर्णों की संख्या थी उससे ज़्यादा हो गई। और उस ज़्यादा होने के कारण ये पदवीधर मतदार संघ में उनकी दावेदारी भी बढ़ गई है। कैसा है कि पदवीधर मतदार संघ के अंदर 2 प्रकार के मतदाता हैं। एक है आरक्षण भोगी मतदाता, जो आरक्षण प्राप्त समूह से आते हैं, जिसमें SC, ST, OBC, VJNT, DT है। और दूसरा समूह वो है जो आरक्षण विरोधियों का है। तो जो आरक्षण विरोधी है, तो शुरू के दिनों में 20 साल पहले तो ये आरक्षण विरोधियों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। आज आरक्षण भोगियों की संख्या पदवीधर में ज़्यादा है। तो हम जब 40 साल से ये मूवमेंट में चले तो हमको ये लगा कि जो लोग पदवीधर हुए हैं इस वंचित समूह से, इस SC, ST, OBC समूह से, ये आरक्षण भोगी समूह से, उनको सड़ाने का काम ये सत्ता ने किया, चाहे वो कांग्रेस रहे, BJP रहे, सेना रहे, भाजपा रहे। क्यों? इसलिए किया कि उनका कंट्रोलिंग ये सवर्णों के हाथ में, और जिनका कंट्रोलिंग सवर्णों के हाथ में है वो लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को न्याय मिले। और इस तरह के जो अनुशेष का भाग है, जो अनुशेष का भाग है SC, ST, OBC के, ये कायम रखना इनका एक संस्कृति, इनका एक परंपरा हो गई है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आर्थिक रूप से ऊपर ना आवे। अगर ये आर्थिक रूप से ऊपर आ गए तो इनको चैलेंज करेंगे, क्योंकि इनके शोषण के ऊपर ही, इनको वंचित रखने के ऊपर ही इनकी अमीरी और इनका बड़ापन और इनकी सत्ता टिकी हुई है। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन एक बात है कि हम जब नागपुर के परिक्षेत्र का अभ्यास करते हैं, या विदर्भ में नागपुर के क्षेत्र में जो जो भी शहर आ रहे हैं, जिले आ रहे हैं, उसका अगर हम विचार करते हैं तो वहाँ एजुकेटेड लोगों की संख्या ज़्यादा है, जिसमें SC, ST जिनका आपने जिक्र किया वो बाबा साहब की विचारधारा से प्रेरित होकर, शिक्षित होकर आगे आए हैं। मगर हम पिछले चुनाव का अगर थोड़ा सा आकलन करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस विचारधारा से जुड़ा संगठन जो भी हो, उसका जो उम्मीदवार है वो जीतने की उसकी जो संभावना है कम रही। आपकी क्या संभावना है कि पढ़े लिखे तो समूह से लोग ज़्यादा है, फिर भी इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग चुनकर नहीं आए?
आपकी क्या संभावना है? नहीं, हमारी संभावना तो पूरी, हम जीत के आएंगे। बिल्कुल। इसकी वजह क्या है कि जितने भी वोटर्स हैं पदवीधर के, उसमें से 75% वोटर्स ये रिजर्व कैटेगरी के हैं, ये रिजर्वेशन से आते हैं। और आज मुद्दा कैसे है कि आरक्षण के विरोधी सत्ता पे है। इस पदवीधर मतदार संघ नागपुर का जिन्होंने शुरू से अभी तक प्रतिनिधित्व किया वो बीजेपी, और जिस नीति नियमों से, जिनके नीति नियमों से बीजेपी चलती है, वो आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा है कि हमको इस देश से आरक्षण खत्म करना है। यानी आरक्षण विरोधी लोग हैं ये, जो आज तक चुन के आए। दूसरी बात है, जो सत्ता में रहे, जैसे कांग्रेस की बात मैं आपको जी। तो कांग्रेस ने कभी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? वीपी सिंह ने दिया। अगर वीपी सिंह पंतप्रधान नहीं बनते तो शायद 2020 तक भी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता। इस बात को मानोगे आप? तो ये जो एससी एसटी को भी जो आरक्षण मिला है संविधान के रूप में, संविधान के कारण, उसको कभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने पूरा नहीं किया। ये एससी एसटी के जो रिप्रेजेंटेशन है क्लास 1 क्लास 2 में, ये 2-3% के ऊपर नहीं है, जबकि इनका टोटल रिजर्वेशन 22% है। तो ये लोग जो है कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले और शिवसेना बीजेपी वाले, एक पूरा आरक्षण के विरोधी ओपनली आता है, दूसरा आरक्षण न भरते हुए और उसमें कई प्रकार के ऑब्स्टेकल्स लाकर उस आरक्षण को थोपने का काम करता है। तो ये जो लड़ाई है बेसिकली, ये आरक्षण विरोधियों की और आरक्षण समर्थकों की लड़ाई। बिल्कुल। अब ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, इसका क्या प्रोसेस है? ये चुनाव कैसा होता है? क्योंकि बहुत से लोगों में अभी भी संभ्रम रहता है कि ये किस प्रकार का चुनाव है, वोट कैसे किया जाता है, चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्या है कि जो चुनाव हो रहे हैं अभी इंडिया में, वो ईवीएम पे हो रहे हैं। वहाँ उनका एक सिंबल रहता है, नाम रहता है, उस सिंबल के आगे की बटन दबाई जाती है, उसको उड़ जाता है। ठीक है। इसके पहले क्या होता था, बैलेट पेपर होते थे, तो बैलेट पेपर में वो अपने को ठप्पा मिलता था, तो उस नाम के सामने या वो चिन्ह के ऊपर ठप्पा मार देवे, उसको वोट मिलता था। ये प्रक्रिया वैसी नहीं है, ये प्रिफरेंशियल वोट है। बिल्कुल। तो सपोज बैलेट पेपर पे 15 लोग हैं, तो अगर किसी ने चाहा तो वो 15 भी लोगों को वोटिंग कर सकता है। अच्छा। कैसा? एक को एक नंबर लिखेगा, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवें को पांचवा, यानी एक को सपोज 10वें नंबर पे उसको 1 नंबर देना है तो वो 1 नंबर देगा, पहला प्रेफरेंस उसको हो गया। अब पहले तीसरे नंबर पे कोई उसको दूसरा प्रेफरेंस दिया, 15वें नंबर पे उसको चौथा प्रेफरेंस दिया, सबको दे सकता। अच्छा। तो इस तरह की वो प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो 1 नंबर का वोट लेता है, तो इसमें कैसी है कि सपोज अभी नागपुर विभाग में 3,10,000 3,20,000 वोटर्स, तो अपन मान गए कि 50% वोटिंग हुआ, यानी 1,50,000 हुआ। तो 1,50,000 में से जिसको 75,000 + 1 वोट मिलेगा 1 नंबर का, वो चुन के आता है। बिल्कुल। ठीक है। अगर उसको उतना वोट नहीं मिलेगा तो फिर एलिमिनेशन चालू होगा। कि जिसको सबसे कम वोट मिले 1 नंबर के, वो एलिमिनेट होगा। उसके बैलेट पेपर पे 2 नंबर का जिसको वोट होगा, वो 2 नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए और वो 1 नंबर बन जाएंगे उसके लिए। अच्छा। तो इस तरह से ये काउंटिंग में ऐसी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार हैं। हम विदर्भ में अगर देखते हैं तो जो होल्ड है वंचित बहुजन आघाड़ी का उतना नहीं है जितना होना चाहिए। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को इसी चुनाव के लिए करीबन 20,000 वोट मिले थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इसका क्या फ़ायदा होगा आपको या नुकसान होगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, विचारधारा एक है जी, और दोनों पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ तक अम्बेडकरी समाज का सवाल है, तो आज अम्बेडकरी समाज में 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो बीएसपी है, दूसरी वंचित है। तो मैं पहले बीएसपी में ही था। मैं काशीराम जी के साथ काम किया हूँ, मायावती जी के साथ काम किया हूँ। हाँ, मैं जिले का, नागपुर जिले का बामसेब का प्रभारी रहा हूँ। तो कैसी हमारे दोस्त लोग हैं, वो भाई लोग हैं, खून के संबंध है। तो हमने रिक्वेस्ट की थी उनको कि भाई हम ये लड़ते इलेक्शन, आप शिक्षक का इलेक्शन लड़ोगे तो हम आपको सब समर्थन करेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने इस बात को माना और हमको उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, तो हमारा तो फायदा ही है भाई, क्योंकि मैं तो ओरिजिनल बीएसपी वाला हूँ।
और बीएसपी वाले तो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, तो मेरे को फायदा ही है। और क्या वोट डिवीजन, यानी नीले झंडे की जो पार्टी है, दो ही पार्टी है अपने पास नीले झंडे की आज जो दावेदार है वोटों की, एक तो बीएसपी है, दूसरी वंचित है। और वंचित का जहाँ तक सवाल है, आपने जो बोला, तो वंचित का हर जिले हर तालुका में कार्यकारिणी है, उसकी बॉडी है। बिल्कुल। अच्छा, युवकों की बॉडी है, महिलाओं की बॉडी है, हमारा सम्यक विद्यार्थी संघ है, विद्यार्थियों की संगठना है हमारी, तो भारतीय बौद्ध महासभा है, तो समता सैनिक दल है। और मैं 40 साल से कॉन्स्टेंटली मैं समाज में काम कर रहा हूँ, चाहे नामांतर का आंदोलन हो, चाहे खैरलांजी का आंदोलन हो, चाहे बुद्ध गया में जब बाउंस आउट हुआ तो 50,000 का मोर्चा जो निकाला गया, उसमें हम, आपको मालूम है, हम आगे ही थे, सब कुछ हमने अरेंज किया था। ओबीसी बांधव बुद्ध भगत के राह पर चले, उसके लिए पूरा मैंने अपना 2 साल निछावर कर दिया, वो पूरा अभियान मैंने चलाया। पर्दे के पीछे वही था, आगे में हनुमान जी ऊपर थे। अब ये सारे लोगों को मालूम है, सारे लोग शामिल हुए और एक अच्छा कारवा हमने खड़ा किया। तो हमने क्या किया है कि बाबा साहब ने कहा था, देखो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे 10 वकील, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर लाकर दीजिए, देखो मैं इस समाज को कैसे बदलता हूँ। तो उनके जहन में इंजीनियर की जो छवि थी, समाज को बदलने वाले सोशल इंजीनियर की, तो वो इंजीनियर बनने की मैंने ज़िंदगी भर कोशिश किया और करता रहूँगा। अब मैं बना कि नहीं बना, ये आप आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बड़ी बड़ी पार्टियां इस इलेक्शन में है। बीजेपी की तरफ से संदीप जोशी है, अभिजीत वंजारी कांग्रेस के तरफ से है। तो इस दिग्गजों की लड़ाई में और बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी उनके घूम रहे हैं, और ये क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। जी, ये बड़ी पार्टियां है, इस्टेब्लिश पार्टियां, इनके पास संसाधन है, गाड़ी है, लोग है, कार्यकर्ता है। इसको आप कैसे टक्कर देंगे? देखो, हमारे पास विचार की बहुत बड़ी शक्ति है, विचारों की बहुत बड़ी शक्ति है, और कार्यकर्ता हमारे पास बहुत है। कार्यकर्ता भी है, विचार भी है, जोश भी है, होश भी है। अब जब विचारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो भैया साधन संपत्ति तो हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरे कार्यकर्ता, आपको बताता, खुद के पैसे लगा के लड़ रहे हैं, मेरे को पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है और हमारे भविष्य की लड़ाई है। अगर हम इस लड़ाई को, देखिए मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया, बौद्धों को आरक्षण दिया। हर बौद्ध, कोई भी संगठन रहे, उसका पहला डिमांड रहता बौद्धाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, बौद्धों को आरक्षण मिलना चाहिए। ना कांग्रेस ने दिया, तब तो बीजेपी सत्ता पे आई भी नहीं थी, सवाल ही नहीं आता उसका, तो कांग्रेस ने तो कभी दिया ही नहीं। जब कांग्रेस ने नहीं दिया, वीपी सिंह ने दिया, बाबा साहब को भारत रत्न दिया, है ना, बाबा साहब का गौरव किया उन्होंने। भाई बाबा साहब को भारत रत्न, बाबा साहब बड़े नहीं हुए, वो भारत रत्न बड़ा हुआ, वो तो विश्व रत्न है, वो तो कोई सवाल नहीं आता। पर एक सम्मान देने की बात थी, बाबा साहब का तेल चित्र लगाने की बात थी सेंट्रल हॉल में। ये कांग्रेस ने कभी किया क्या? कभी नहीं किया। अच्छा, ये सब करने के बाद, ओबीसी को आरक्षण देने के बाद, बौद्धों को सहूलतें देने के बाद, जब वीपी सिंह इलेक्शन में आए, तो ना ओबीसी ने वोट दिया, ना बौद्धों ने उसको वोट दिया। ये सबसे बड़ी गलती ये दो समुदाय ने की। तो आज हम ये बोल रहे हैं कि वो गलती आप दोहराए मत। बिल्कुल गलती दोहराएंगे नहीं। लेकिन एक बात है कि इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, लोगों को जोड़ना होता है, सूचियों को बहुत देखना पड़ता है, उसके लिए एक मैन पावर लगता है, एक टीम लगती है। आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाए, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप? हमारा सम्यक विद्यार्थी संघ जो है जी, इस सम्यक विद्यार्थी संघ ने हजारों लोगों का रजिस्ट्रेशन किया। और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है, ये सामाजिक दायित्व है। अच्छा, तीसरी बात मैं बोलूँ कि ये रजिस्ट्रेशन करना है गवर्नमेंट की बात है, ये हमारी बात नहीं है। जैसी लोकसभा विधानसभा में घर घर में जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, कारपोरेशन के लिए जाते हैं, भाई पदवीधर के लिए क्यों नहीं जाते? ये जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, किसी ने रजिस्ट्रेशन किया भी है, वो सामाजिक दायित्व उसने निभाया, मगर मैंने इतना रजिस्ट्रेशन किया और मेरे कैंडिडेट को वोट दो, वो एलिजिबल है नहीं है, उसमें क्वालिटी है नहीं है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं है, ये ना देखते हो मैंने किया मेरे को वोट दो, ये कहना गलत है। जो आदमी तुमको रिप्रेजेंट करेगा वो कैलिबर वाला है कि नहीं, ये देखिए ना आप, उसका सामाजिक कंट्रीब्यूशन क्या है ये देखिए, उसकी वैचारिक लेवल क्या है ये देखिए, उसकी संघर्षशीलता कितनी है ये देखिए। नहीं तो वहाँ जाके बैठना, कुछ आता नहीं जाता नहीं, हाँ, वो बहुत सारे बैल बैठते हैं और एक आधी बैल बैठ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। आखिरी सवाल कि
आप लड़ रहे हैं, आपको तो मंगल कामना है कि आप जीत के आएंगे और लोगों के कल्याण का काम होगा। जो दर्शक हमारे आवाज़ इंडिया टीवी को देख रहे हैं, आप एक उम्मीदवार के तौर पर इन वोटरों को, इन दर्शकों को क्या आह्वान करेंगे? नहीं, मैं दर्शकों को यही बताऊंगा कि जो पदवीधरों की समस्या है, आज पदवीधर बहुत बेरोजगार है और ये बेरोजगारी पाली हुई बेरोजगारी है, पाली हुई बेरोजगारी। आज सरकार के अंदर में 4 लाख पद खाली है, एक एक आदमी को 3-3 चार्ज दे के रखे हैं। एक तहसीलदार को 3 चार्ज, सीओ को चार्ज, 3-3 4-4 चार्ज, इवन तो जो डिप्टी कलेक्टर है उसको 3-3 4-4 चार्ज, और 10 साल में जितने लोग रिटायर हुए वो तो भरे ही नहीं, और जो अनुशेष था वो लैप्स हो गया। तो 4 लाख पद खाली है, वो भरना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी बात कि 30,000 जो प्राध्यापकों के पद खाली है वो भरना, उसके लिए लड़ना, मैं लड़ूंगा, अंदर लड़ूंगा, मैं बाहर मेरे प्राध्यापक लोग लड़ेंगे, मैं अंदर लड़ूंगा, मेरे पदवीधर लोग बाहर लड़ेंगे, मैं अंदर लड़ूंगा, और मेरे जो अंशकालीन पदवीधर है उनका प्रश्न है, आज वो बूढ़े होने आगे बेचारे। और सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि अभी जो इन्होंने रिजर्वेशन, जो आरक्षण था प्रमोशन में, वो रोक दिया, वो रोक दिया। तो ये डाटा तैयार है। देखो क्या हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा, वेयर देर इज अ एडिक्वेट रिजर्वेशन, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ SC/ST इज एग्जिस्टिंग और नॉट, उसमें है या नहीं बताओ। तो वो तो डाटा देना बाकी जरूरी है ना। जैसे कर्नाटक सरकार में डाटा दे दिया, तो कर्नाटक ने ये बताया कि इन एवरी डिपार्टमेंट वी आर नॉट हैविंग द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन क्राइटेरिया और रिजर्वेशन परसेंटेज, तो उनको उन्होंने परमिशन दे दिए ना। अब महाराष्ट्र सरकार को क्यों नहीं परमिशन मिल रही? क्योंकि ये डाटा सबमिट नहीं कर रहे। 11 लोगों की टीम है, वो 11 लोगों की टीम क्या कर रही? वो डाटा सबमिट ही नहीं कर रही। डाटा बना हुआ है, मगर यहाँ के सत्ताधारी चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया मालूम है साहब, इन्होंने किए कि इनके 60-70 हज़ार लोग अगेंस्ट रिजर्वेशन प्रमोट करके रख दिए, अगेंस्ट रिजर्वेशन प्रमोट करके रख दिए। अब उनको तो रिवर्ट करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा? अब इनके तो सगे सोए रहे जात वाले, हाँ, अब सब तो खा गए, पूरे महाराष्ट्र को खा गए, शिक्षा नीति में खा गए, बाजारीकरण कर लिए। अब हमारे पास में 2 लोग खड़े, एक बीजेपी का आदमी खड़ा है, ठीक है। अब वो बीजेपी का आदमी खड़ा है, तुकाराम मुंडे जैसी ईमानदार आदमी को, कर्तव्यनिष्ठ आदमी को भगा दिए, हाँ। दूसरे हमारे शिक्षण सम्राट खड़े हैं जिन्होंने शिक्षा का बाजारीकरण कर चुके हैं। तो भैया हम समाज को ये बता रहे कि इनको वोट दे के आपको क्या मिलने वाला है, मेरे को वोट दो और देखो आपके प्रश्न कैसे सॉल्व नहीं होते। अभी उद्धव जी ने बोल दिया कि भाई बेरोजगार जो ग्रेजुएट है मैं उसको 5,000 रुपये दूंगा महीना, दे क्या? वो मिलाने के लिए, क्योंकि देखो 2 किस्म की लड़ाई होती है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में, एक विधिमंडल के अंदर की, दूसरी सड़क के ऊपर की। हम दोनों लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम तो माहिर है भाई सड़क की लड़ाई के लिए। श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर जी ने जो लड़ाई लड़ी अभी पैंडेमिक में, तो उसके कारण ST चालू हो गई, उसके कारण बार्बर की दुकान चालू हो गई, कई चीज़ें चालू हो गई, बेस चालू हो गई। तो हम तो पैंथर है 77 के, हमारे खून में संघर्ष है। बाबा साहब ने बोला शिका संघर्ष करा संगठित हुआ। अब जिनको संघर्ष नहीं करना उन्होंने ये क्रम बदल दिए, वो बोल रहे शिका संगठित हुआ संघर्ष करा। ऐसा क्रम नहीं है भाई। 1942 में बाबा साहब ने यह भाषण दिया था नागपुर में, आप वॉल्यूम 17 में जाके देख लीजिए, वहाँ बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब भाषण में बोला एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का ये टाइटल था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो हमने एजिटेट छोड़ दिया, जिनको छोड़ना था हमने तो नहीं छोड़े, हम क्यों छोड़ेंगे? संघर्ष ही हमारा जिंदगी है। बिल्कुल, संघर्ष ही हमारा जिंदगी, संघर्ष ही हमारी जिंदगी है। और ये थे इंजीनियर राहुल वानखेड़े जी, जो पदवीधर मतदार संघ से चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस तरह का संघर्ष वो कर रहे हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, और जो समाज में नहीं हुआ अब तक उसको करने की जो दावा कर रहे हैं, और इस चुनाव में अपना दमखम के साथ लड़ रहे हैं। इंजीनियर राहुल वानखेड़े साहब, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रेक्षकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, जय बहुजन, जय OBC।